हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब मध्यकालीन इतिहास या मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को अगर हम लोग देखें तो मध्यकालीन इतिहास हम लोग 2 फेजेज में या 2 चरणों में जनरली पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज है मध्यकालीन इतिहास का 750 AD से लेकर के 1206 AD तक, और सेकेंड फेज है 1206 AD से लेकर के 1707 AD तक। ठीक, इस टाइम पीरियड को प्री मिडिवल या पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत आप जानते हैं हम लोग 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल। ठीक, दिल्ली सल्तनत और मुगल। दिल्ली सल्तनत और मुगल। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन भारत इतिहास, इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंसेस कहाँ से हमने मानना शुरू कर दिया, या ये अचानक हमने क्यों मान लिया कि 600 BC से 750 AD तक हम किसे पढ़ रहे थे? एंसेंट हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आखिर अचानक 750 में हिस्ट्री मिडिवल की तरफ क्यों बढ़ गई है? इतिहास में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमने मान लिया कि ये इतिहास का प्राचीन समय खत्म होता है और इतिहास एक मध्यकालीन चरण की तरफ बढ़ना आपका प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम देखें तो अगर एक बहुत ही बेसिक, यानी इन सबके पीछे कुछ ना कुछ फीचर्स रहे होंगे जिसके आधार पे आपने कहा कि ये प्राचीन है या एंसेंट हिस्ट्री है, और उन्हीं फीचर्स के आधार पे आपने कहना शुरू कर दिया यहाँ से एंसेंट समय खत्म होता है और हिस्ट्री अपने मिडिवल फेज की तरफ बढ़ना शुरू करती है। तो अगर देखिए, अगर एक शब्द में कहा जाए तो एंसेंट को, क्योंकि इतिहास है, इतिहास का मतलब मोस्टली पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक विचारधाराएं ही हमेशा ये तय करती रहीं कि उस समय का धर्म, यानी कि रिलीजन, सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्किटेक्चर, आर्ट, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हो पाएंगी, ये राजाओं की अभिरुचि पर निर्भर करता था। इसका मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे ही सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इसीलिए जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा वैसा उस समय की सोसाइटी में हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए एंसेंट इंडिया को भी देखने में अगर हम देखें तो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम एंसेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो वो है मोनार्की। मोनार्की या राजतंत्र, यानी कि एंसेंट वहीं से शुरू हो जाती है जहां से मोनार्की सिस्टम ने रिपब्लिकन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और उसकी जगह पे कौन सी व्यवस्था स्टार्ट कर दी? मोनार्की सिस्टम। इसीलिए आप देखते हैं कि 600 BC में हम इंडिया में किसके बारे में पढ़ते हैं? महाजनपद। ठीक, महाजनपद आज के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक पीरियड के ट्राइबल सोसाइटियां थी या ट्राइबल कबीलों के ग्रुप उस समय के थे, उन सबको कुछ कबीलों ने खत्म किया और एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जिसे हम किस सिस्टम के नाम से जानते हैं? मोनार्की। यानी कि एंसेंट इंडिया में जो हमने
फर्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया उसका नेचर क्या था, वो थी आपकी मोनार्की। ठीक, और उन्हीं को हम किसके रूप में, 16 एम्पायर्स के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए इस टाइम पीरियड में, यानी कि जहां तक मोनार्की सिस्टम प्रॉपर डोमिनेट करता रहेगा, हम मान लेंगे कि ये क्या चल रहा है, एंसेंट समय चल रहा है। यानी कि जहां तक राजा और राजा का सिस्टम काम करता रहा, उस चीज को हमने मान लिया कि वो टाइम पीरियड कौन सा था, वो टाइम पीरियड हमारा एंशिएंट है। ठीक, मोनार्की सिस्टम का मतलब आप देख रहे हैं कि राजा या किंग जो हुआ करता था, किंग इस व्यवस्था में सोवरेन है, यानी कि राजा संप्रभु है और सारे राइट्स, जैसे हम देखें लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी, आर्मी, सारी व्यवस्थाएं का सेंटर कौन हुआ करता था, राजा। ये चाहे नियम की बात हो, चाहे प्रशासन के नेचर की बात हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो और चाहे सेना हो, इन सब का हेड कौन हुआ करता था, राजा। और ये सारी पॉलिसियां किसके अकॉर्डिंग चलती थी, जैसे राजा की सोच हुआ करती थी। इसका मतलब कि अगर राजा के व्यक्तिगत इंटरेस्ट ही इन चीजों को तय करते थे, ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे रिपब्लिकन सिस्टम में एक व्यक्ति की सोच काम नहीं करती है, लेकिन मोनार्की के अंतर्गत राजा कि अगर किसी व्यक्ति दूसरे राजा से व्यक्तिगत लेवल पे दुश्मनी भी है, तब भी उन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती थी। इसका मतलब कि हर सिस्टम राजा की अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलता था, और इस सिस्टम को हम किसके नाम से जानते थे, मोनार्की के नाम से। और जब तक ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा और राजा पावरफुल बना रहेगा, तब तक हम क्या मान के चलेंगे, एंसेंट हिस्ट्री चल रही है। ठीक, इसके बाद 750 में अचानक ऐसा क्या घट गया कि हमने कह दिया कि 750 से क्या शुरू हो जाती है, हमारी मिडवल हिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए हिस्ट्री के अंतर्गत कोई भी चीज सडनली या अचानक नहीं होती है। हर चीज क्या होती है, हर चीज का एक ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है कि कोई चीज जो 200 साल पहले कोई फीचर्स अगर बहुत ही माइनर लेवल पे रहा होगा, तो धीरे धीरे वो फीचर डेवलप होता चला जाएगा और यहाँ आकर के क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से पुराने फीचर्स को पूरी तरीके से क्या करेगा, उस पर डोमिनेट कर लेगा। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा होगा जो यहाँ पे मेन फीचर बना, और वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है, इसमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो मिडवल एज की जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ का, उस पॉलिटिकल सिस्टम को कहते हैं हम फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म या सामंतवाद। ठीक, तो जहां से फ्यूडल सिस्टम डोमिनेट करना शुरू कर देगा, यानी कि मोनार्की को कमजोर कर देगा, मोनार्की की जगह पे फ्यूडलिज्म हावी हो जाएगा, तो हम क्या मान लेंगे कि उस टाइम पीरियड से मिडवल हिस्ट्री हमारे यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं हम, इससे अधिकांशतः क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, कि फ्यूडलिज्म या सामंतवाद ऐसी कौन सी चीज है। कई बार यूरोप का टर्म था ये, तो यूरोपियन से कंपेयर कराते हैं, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फ्यूडलिज्म या सामंतवाद पे हमारे यहाँ पे प्री और मेंस दोनों लेवल पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्यूडलिज्म की सबसे पहले हम देखेंगे किस चीज का डेवलपमेंट, या फ्यूडलिज्म का विकास। तो देखिए फ्यूडलिज्म का जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, या इसका जो पहला साक्ष्य हमें मिलता है, वो हमें मिलता है सतवाहन इंस्क्रिप्शंस में।
ये सतवाहन अभिलेख, ठीक, ये अभिलेख कब का है? 1st सेंचुरी एडी का, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में हमें क्या मिलता है? सातवाहन अभिलेख में पहली बार फ्यूडलिज्म जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि इंडिया में फर्स्ट फ्यूडलिज्म का फर्स्ट एविडेंस कौन सा है, तो वह सातवाहन इंस्क्रिप्शंस, और जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? फ्यूडलिज्म्स के फीचर पहली बार दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है फ्यूडलिज्म की। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि फ्यूडलिज्म हमें कैसे कैसे देखने को मिलता है। इस फ्यूडलिज्म के डेवलपमेंट में मोस्टली दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहले हैं कुषाण और दूसरे हैं गुप्त। भारत में कुषाण और गुप्त शासकों ने फ्यूडलिज्म के डेवलपमेंट के लिए एक बेस तैयार किया, यानी कि इनके टाइम पीरियड में ही कुछ ऐसी टेंडेंसीज ने जन्म लिया जिसके कारण मोनार्की सिस्टम कमजोर पड़ता चला गया और फ्यूडलिज्म का धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। बेसिकली अगर हम गुप्तों के टाइम पीरियड की बात करें, जहां से चीजें प्रॉपर तरीके से आती हैं, तो गुप्तों का टाइम पीरियड आप जानते हैं 275 से लेकर के मोस्टली 550 एडी तक गुप्तों का टाइम पीरियड है। गुप्तों के टाइम पीरियड के अंतर्गत ही माना जाता है कि 4th सेंचुरी एडी से हमें फ्यूडलिज्म के फीचर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 5th, इसके बाद 6th सेंचुरी एडी तक आते आते फ्यूडलिज्म प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाता है और एक फ्यूडल सिस्टम हमें 6th सेंचुरी से दिखने लगता है। और ये फ्यूडलिज्म सिस्टम 750 तक आते आते, यानी कि आप कह सकते हैं 8th सेंचुरी तक आते आते नॉर्थ इंडिया को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इसी तरीके से फिर धीरे धीरे साउथ इंडिया को भी, और प्री मिडवल के समय कौन सा सिस्टम हावी हो जाता है? वो है फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट इनके टाइम पीरियड से होना शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्यूडलिज्म का जो बेसिक सिस्टम है ये आया कहां से। तो गुप्तों के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो पहले 200 बीसी से लेकर के 200 एडी तक अगर बात की जाए कि इंडियन इकोनॉमी की, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए इस टाइम पीरियड में, तो ये वो टाइम पीरियड है जब इंडियन इकोनॉमी अपने बूम पे थी। यानी कि हम रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे और इस ट्रेड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो हमारे फेवर में था। यानी कि हम 10% तो इंपोर्ट करते थे और लगभग 90% एक्सपोर्ट करते थे। भारत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ मेटल करेंसीज थी, क्योंकि मेटल में हमें पेमेंट मिलता था। गोल्ड करेंसी का एक्सट्रीम पीरियड था, गोल्ड बड़े पैमाने पे करेंसी के लिए यूज किया जाता था। और यहाँ तक की कंडीशन ये थी कि डेली वेज में भी जो परचेजिंग की जाती थी उसमें भी लोग कॉइन्स यूज करते थे। और ये एंसेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग रोज की लाइफ में पैसे यूज करें। जैसे आपने देखा कि आज़ादी के बाद गाँव में अब भी बार्टर सिस्टम काम करते रहे, क्योंकि करेंसी फ्लो इतना ज़्यादा नहीं था। और इस टाइम पीरियड में अगर लोग डेली लाइफ में करेंसी यूज कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि करेंसी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी थी। तो इस तरीके से अब जैसे ही गुप्तों का समय शुरू हुआ और हमारा जो रोम के साथ ट्रेड चल रहा था, ये लगभग 4th सेंचुरी एडी तक प्रॉपर चलता रहा। लेकिन 4th सेंचुरी एडी के बाद इस इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आना स्टार्ट हो गई। रीजन क्या रहा? 364 एडी में जो रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों में डिवाइड हो गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल बन गई टर्की के अंतर्गत,
तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल उनकी एक कैपिटल बन गई और इस तरीके से वेस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी रोम। हमारा ट्रेड किसके साथ था? जो इंडिया के स्पाइसेस वगैरह की जरूरत थी, सिल्क की जरूरत थी, यहाँ से जो हम चाइना से ला के वहाँ सप्लाई देते थे, तो वो सिल्क वगैरह जो था और यहाँ पे स्पाइसेस की जरूरत वेस्टर्न रोमन एम्पायर में ज़्यादा थी। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर आ जाने के कारण क्या होने लगा कि अब हमारा सामान जो यहाँ से वेस्टर्न एशिया से होकर के यहाँ रोम जाता था, अब वो कहलाता है जाना धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होना स्टार्ट हो गया। ईरान में नए एम्पायर का इमरजेंस हुआ। फारस के लोगों ने चीज़ों को और आगे बढ़ने से रोक दिया। फारस के लोग खुद ट्रेड में मीडिएटर बनते चले गए, तो हमारे हाथ से ये मार्केट धीरे धीरे क्या होने लगा, निकलने लगा। इंडियंस ने ट्राई किया कि वो कहाँ से आगे बढ़ सके। उन्होंने ये ट्राई किया कि हम डायरेक्टली अफ्रीका होकर के चलते हैं और मेडिटेरियन के थ्रू कहाँ जाएंगे, यूरोप, यानी कि रोम पहुंचेंगे। लेकिन उसमें कॉस्ट बढ़ गई चीज़ों की, तो धीरे धीरे ये ट्रेड क्या होने लगा, 364 के बाद इसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। और माना जाता है कि लगभग 4th सेंचुरी तक तो कंडीशन ठीक रही, इसके बाद ट्रेड में धीरे धीरे डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। इस डाउनफॉल का असर किसके ऊपर पड़ेगा? राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन पे भी पड़ना शुरू हो गया। राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन पर जब पढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि राजा के ऊपर सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर पैसा खर्च होता है, तो इस तरीके से अब क्या होना स्टार्ट हुआ, यानी कि अगर हम गुप्त रूलर की बात करें तो 5th सेंचुरी की अगर हम बात करें एडी में, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे राजा है कुमारगुप्त, उस समय मोनार्की सिस्टम होने के कारण राजा के पास जो राइट्स हुआ करते थे, अभी आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन के बाद आर्मी, आर्मी के बाद लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव के बाद जुडिशरी। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजा के पास प्रशासन, कर संग्रह करना, सेना का कंट्रोल अपने हाथ में रखना, नए नियम कानून बनाना और न्याय करना, ये अधिकार किसके हाथ में होते थे? राजा के। अब आप देख रहे हैं कि इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए राजा को क्या पे करना होता होगा? सैलरी देनी पड़ती थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, कैश पेमेंट दिया जाता था उनको। मौर्यों के समय से सारे अधिकारियों को कैश पेमेंट दिया जाता था, यानी कि करेंसी के रूप में सैलरियां दी जाती थी। अब क्या है, इतने बड़े लेवल पे जब आप लोगों को सैलरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि राजा के ऊपर भी एक प्रेशर होता था कि लगातार मेटल आना चाहिए और तभी वो चीजों को क्या कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से दे पाएगा। तो अब गुप्तों ने प्रयास किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि 4th सेंचुरी के बाद से ट्रेड कम होने लगा और ट्रेड का मतलब अब मेटल आना कम हो गया। जब मेटल आना कम हो गया तो फिर निश्चित है कि सैलरी देने का जो तरीका है वो धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गया। तो गुप्त शासकों ने क्या काम करना चालू किया, अब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या कहना चालू किया कि जैसे मान लीजिए कि कुमारगुप्त का एक मिनिस्टर है बी, ठीक, बी कौन है? कुमारगुप्त का मिनिस्टर या मंत्री है। पहले इसे दी जाती थी सैलरी, यानी कि मिनिस्टर को मान लीजिए कि पैसे मिलते होंगे, उन्होंने कह दिया कि जैसे 5,000 दिनार, इस समय दिनार सोने का सिक्का था, तो मान लीजिए 5,000 दिनार सैलरी किसकी होगी? बी नामक मिनिस्टर की, कुमारगुप्त के समय। बाकी मिनिस्टर का काम क्या है? एडवाइस देना, और जो चीजें जिस डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट को देखता होगा मिनिस्टर। तो इस तरीके से उसको अपने काम की सैलरी मिल जाती है और सारी व्यवस्थाओं का हेड कौन है? राजा है। लेकिन अब अगर आप सोचिए कि बड़ी संख्या में ऑफिसर से सबको पे करना है, तो राजा ने क्या सोचना चालू किया कि जो मिनिस्टर है उसे ज्यादा पैसे देते हैं, तो अगर 5,000 वाले व्यक्ति को हम कैश में पेमेंट ना करें तो इससे सैनिकों वगैरह को बड़े पैमाने पे पेमेंट हो सकता होगा, क्योंकि उनकी सैलरियां कम होंगी इसकी तुलना में। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया कि जो ये 5,000 दिनार हैं,
अब इस बी वाले को उसने सोचा कि इसकी जो सैलरी का पेमेंट है इस पेमेंट मोड को बदला जाए, और उसने क्या कह दिया, उसने ये कह दिया कि जैसे मान लीजिए ये राजा का पूरा एम्पायर है, ठीक, ये राजा का एम्पायर या साम्राज्य है, तो उसने बी से क्या कहा कि अब आपको सैलरी किस रूप में मिलेगी। अब आपको जैसे मान लीजिए राजा का एक ये प्रोविंस है, ये राज्य में एक प्रांत है, ठीक, ये एक प्रांत है राज्य का। अब उसने ये कह दिया कि हम आपको 5,000 रुपए कैश पे नहीं करेंगे, अब आपको हम क्या दे देंगे, हम आपको इस एरिया से टैक्स कलेक्शन के राइट्स दे देंगे। और उस टाइम पीरियड में आप सोचिए कि राज्य की इनकम का जो मेन सोर्स हुआ करता था टैक्स का, वो होता था लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो भू राजस्व था वो इनकम का मेन सोर्स हुआ करता था। तो अब राजा ने क्या कहा, इससे कि हम मेटल में आपको पे नहीं करेंगे, यहां से निश्चित है कि लैंड रेवेन्यू भी राजा के पास जाता होगा, जिनके पास व्यापारियों के पास पैसे होते होंगे वो उनको मेटल के रूप में भी देते होंगे। तो राजा ने क्या किया कि मेटल वाली चीजें तो व्यापारियों से जो थोड़ी बहुत मिलती थी वो उसने अपने हाथ में रखी। सैलरी के रूप में उसे क्या कह दिया कि उतना बड़ा एरिया दिया गया जितने एरिया से उसे ग्रेन्स की जो मार्केट में कीमतें होंगी, अगर वो उनको मार्केट में बेचे तो उसे 5,000 रुपए मिल जाने चाहिए थे, 5,000 दिनार। लेकिन अब क्या है, यहां पे 5,000 दिनार नहीं है, उसे क्या दिया गया, केवल किसानों से अनाज संग्रह करने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि राजा को जो किसानों से अनाज के रूप में चीजें मिलती थी वो क्या कह दिया गया कि इस एरिया से अब बी क्या करेगा, वो इस एरिया का जो भू राजस्व है यानी कि लैंड रेवेन्यू है, कितना, ये उतना ही हुआ करता था, एरिया दिया जाता था जितनी सैलरी थी। तो इस 5,000 रुपए का जो अनाज यहां से मिल रहा था वो अनाज अब किसको मिलने लगेगा, वो बी को मिलने लगेगा। कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्ट राजा के जो ऑफिसर्स पहले कलेक्ट करते थे वो अब भी कलेक्ट कर रहे होंगे, और कलेक्ट करके किसको दे देंगे, अब राजा की ट्रेजरी में जमा ना करा करके वो 5,000 रुपए का अनाज किसको दे देंगे, बी को पे कर देंगे। ठीक, अब राजा ने क्या सोचा कि टैक्स जब मैं यहां से, मुझे 5,000 रुपए के अनाज को कलेक्ट कराने में अपने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वो सारा का सारा अनाज इनको दे देते हैं। तो राजा ने क्या कह दिया, बी से कह दिया कि अब कलेक्शन भी तुम ही यहां से करोगे। अब बी को जब इस एरिया से कलेक्शन कराना होगा तो वो अकेले तो घूम करके सबके घर जाएगा नहीं कि भाई आप इतना दे दीजिए, ये इतना दे दीजिए। तो बी क्या करेगा, अपने ही पैसों से कलेक्ट करने के लिए मान लीजिए 4 लोगों को रख लिया, जिनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कलेक्शन करना। ये 4 लोग क्या हो जाएंगे, इस एरिया में इसके कलेक्शन ऑफिसर्स बन जाएंगे। इसका मतलब राजा के अंडर में बी काम कर रहा है क्योंकि वो उनका मिनिस्टर है। अब बी के अंडर में कौन काम कर रहे हैं, ये 4 लोग कलेक्शन एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं या कलेक्शन ऑफिसर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि अब ये जो नया एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है ये राजा को नहीं पहचानता, ये इनको किसने अपॉइंट किया है, बी ने। तो इनके लिए तो बी ही हेड है, उनको राजा से कोई लेना देना नहीं। तो आप देख रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक सब एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पहले राजा ने क्या कर दिया, इसका मतलब लैंड रेवेन्यू के जो राइट्स थे यहाँ के राजा ने छोड़ दिए और वो किसको दे दिए, इस मिनिस्टर को दे दिए। आगे अब भी राजा ने अपने पास कौन रखा, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर ऑफिसर्स करते हैं, सिक्योरिटी दूसरे देखते, न्याय राजा करता है और प्रशासन राजा, वो नियम राजा बनाता है। लेकिन जब राजा ने देखा कि इस एरिया से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उसने धीरे धीरे मिनिस्टर्स को ये राइट्स भी देना चालू कर दिए। तुम इस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, तुम इस एरिया की सिक्योरिटी देखो, तुम इस एरिया का लेजिस्लेशन देखो और तुम इस एरिया में न्याय करो। तो आप सोचिए कि 6th सेंचुरी तक आते आते ये सारे राइट्स किसके पास पहुंच गए, इस बी नामक मिनिस्टर के पास पहुंच गए। अब आप सोचिए अगर बी को सिक्योरिटी देखनी है तो बी की एक अपनी आर्मी होगी, बी का एक अपना जुडिशरी सिस्टम होगा। तो एक सिस्टम राजा का और राजा के अंडर ही एक सिस्टम बी का, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बनता चला जाएगा। इसका मतलब जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है वो टूट जाएगा। आप देख रहे हैं कि इनके अंडर में ये, अब बी भी क्या करेगा,
बी को लगा कि इस पूरे एरिया में बी के यहाँ जो लोग नौकरी कर रहे होंगे, इन आगे चल करके इन लोगों ने भी अपने अंडर वालों को जमीनें देना शुरू कर दी कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, जमीन के रूप में पे करेंगे। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की तय होती चली गई कि पहले राजा का एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मंत्री का एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उस ऑफिसर्स का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके का एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होते चले गए। अब क्या होगा, जब राजा अपनी मैक्सिमम जमीनों को इसी तरीके से टैक्स कलेक्ट करने के लिए बांट देगा, तो अब आप सोचिए राजा के पास भी तो इतना बड़ा एरिया बचेगा। जब आपने मैक्सिमम मिनिस्टर्स को एरिया दे दिए कि अब आप इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, सिक्योरिटी देखिए, तो आगे चल के क्या होगा, इन एरिया में अलग अलग लोग लगभग उसी तरीके से काम कर रहे होंगे जितनी पावर राजा के पास है। बस अंतर क्या है कि ये जब तक ऑफिसर्स हैं तब तक इनके पास ये राइट्स रहेंगे, क्योंकि ये हेरिडेटरी नहीं है। ये आपको तब तक के लिए दिया गया था जब तक कि आप मंत्री की पोस्ट पे काम कर रहे थे। ठीक, तो आगे चल के क्या होगा, जैसे सेंट्रल में अब राजा को समस्या क्या होगी, राजा की आर्मी अब इतनी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि राजा का रेवेन्यू भी तो केवल इतने एरिया से आ रहा होगा। यहाँ का रेवेन्यू तो ये लोग ले लेते हैं, ट्रेड खत्म ही हो रहा था, ट्रेड के रेवेन्यू से कुछ मिल नहीं रहा था। ठीक, तो इसका मतलब सारी डिपेंडेंसी लैंड रेवेन्यू पे थी, और लैंड रेवेन्यू तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग एरिया के अलग अलग लोग लैंड रेवेन्यू लेते चले जा रहे हैं। तो राजा के पास भी तो केवल इतने एरिया का लैंड रेवेन्यू होगा। इसका असर किस पे पड़ेगा, राजा की आर्मी पे। राजा की आर्मी की साइज छोटी होती चली जाएगी। यही जब 8th सेंचुरी एडी आएगी तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे, अब बीम हटने से मना कर देगा। बी कह देगा कि आज के बाद से मेरा बेटा राजा बनेगा, और अब अगर ये हटाना चाहे तो इससे लड़े। तो अब इनकी सेना भी इतनी पावरफुल नहीं है, दोनों की बराबर है, तो इसने लड़ने से बंद कर दिया। इस तरीके से अलग अलग एरिया के लोगों ने अपनी संप्रभुता डिक्लेयर कर दी, और इनके अंडर में भी यही चल रहा था। यानी इन्होंने भी अपने एरिया को कई लोगों को बांट रखा था, और आगे चल के क्या होगा, अब ये लोग भी एक के खिलाफ हो जाएंगे। और इस तरीके से जो पूरा सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम नॉर्थ इंडिया में काम करता था वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, और छोटे छोटे कई सारे राज्य यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। और इस पॉलिटिकल सिस्टम को किसके नाम से जाना जाता है, इसी पॉलिटिकल सिस्टम को हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। ठीक, तो ये था फ्यूडलिज्म या सामंतवाद, जो हमारे यहाँ पे डेवलप हो जाता है। और जब से सिस्टम डोमिनेट करने लगता है, हेरिडेटरी डायनेस्टियाँ खत्म हो जाती हैं, तो हम क्या कह देते हैं कि भारत में प्री मिडवल हिस्ट्री या मिडवल एज हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब हम यहीं पे बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म। ये सामंतवाद के महत्वपूर्ण विशेषताएं। सामंतवाद के अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहला है डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम या विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था। सेकेंड फीचर की बात की जाए तो वो है डिक्लाइन इन ट्रेड, यानी कि व्यापार में पतन। तीसरा, लैंड रेवेन्यू was most important source of state's income। जो लैंड रेवेन्यू था वो राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। ठीक, यानी कि अब राज्य की टोटल डिपेंडेंसी किस पे थी, लैंड रेवेन्यू के ऊपर। अगला है डिक्लाइन ऑफ करेंसी सिस्टम, मुद्रा व्यवस्था का पतन।
ठीक, जो मुद्राएं चलती थी वो मेटल की करेंसियां बिल्कुल खत्म हो गई और हमें रेयरली करेंसियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब सब डिपेंडेंसी लैंड रेवेन्यू पे है तो वाटर सिस्टम ट्रेड का मेन मोड बन जाएगा, और इसीलिए हमें जो करेंसी फ्लो दिखाई देता है वो करेंसी फ्लो पूरी तरीके से यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनमें ठीक आना स्टार्ट हो जाएगी। अगला है more control on local pupils, यानी स्थानीय लोगों पर अत्यधिक नियंत्रण। ठीक, आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ मोबिलिटी, यानी कि जो गतिशीलता थी उसका हमें यहाँ पे अभाव दिखता है। ठीक, यहाँ पे साथ ही साथ कि डेवलपमेंट ऑफ टू न्यू सिस्टम्स, ये दो नई व्यवस्थाओं का विकास, जिसमें पहला कौन सा है जिसे आप कहते हैं विष्टि। ठीक, और दूसरा है बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर। ये दोनों व्यवस्थाएं, विष्टि का मतलब हुआ करता है कि आप बिना पैसे दिए, ये राजा का अधिकार होता था कि बिना पैसे दिए आप लोगों को सप्ताह में एक दिन उनके खेतों में काम करना होता था, यानी कि बिना पैसे दिए काम कराने वाले सिस्टम को, यानी कि विदाउट पेमेंट जो वर्किंग है उसे क्या कहा जाता था, उसे विष्टि कहते थे। और बाउंडेड लेबर आप जानते हैं कि वो उस खेतों में उनकी जमीनें राजा ने धीरे धीरे अपने हाथ में ली और उनको अपने ही खेत का मजदूर बना दिया, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ों के मजदूर बने रहे। इस समय जो लैंड डोनेट की जाती थी उस डोनेशन में साफ साफ लिखा हो जाता था कि केवल एरिया नहीं दिया जा रहा है व्यक्ति को, सैलरी में जिसे एरिया दिया जाता था वहाँ के लोग भी उसको दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जमीनें बड़े पैमाने पर खाली पड़ी थी। क्योंकि आप कल्पना करिए उस समय के भारत का मतलब कि जो आज का पाकिस्तान ऐड कर लीजिए, हम में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश मिला लीजिए, उधर आपका कहलाता अफगानिस्तान वाला रीजन मिला लीजिए, तो इतने बड़े क्षेत्र में पॉपुलेशन कितनी रहती, मैक्सिमम 5 से 6 करोड़ लोग रहते होंगे। इसका मतलब जमीनों की कमी नहीं थी, लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो लोग कहीं भाग ना जाए किसी दूसरे क्षेत्रों में, इसलिए लिख दिया जाता था जिस व्यक्ति को जमीन डोनेट दी जाती थी कि ये लोग भी आपको दे दिए गए हैं, इसीलिए इस समय मोबिलिटी हमें बहुत ही कम दिखाई देती है। ठीक, तो ये वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम किसके अंतर्गत देखते हैं, आपके इन सिस्टम्स के अंतर्गत। तो जहां भी सामंतवाद की बात आएगी आप याद रखेंगे इन सिस्टम्स को ही हम यहाँ पे देखते हैं। अब आपने देखा कि जहां एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम बड़े बड़े एम्पायर्स के बारे में देखते हैं, वहीं यहाँ तक आकर के क्या हो चुका था, एक डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम जन्म ले चुका था। इस डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल के अंतर्गत पॉलिटिकल सिस्टम में इतने सारे राज्य आ चुके थे, ठीक, डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो केवल नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत ही जो राज्य आना स्टार्ट हो गए, उन राज्यों में हम देखते हैं गुर्जर, प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के बाद यहाँ पे पाल, ठीक, पाल के बाद यहाँ पे हम देखें पुष्य, भूति एंसेंट में ही आ गए थे लोग, चलते रहे आगे तक। ठीक, तो ये छोटे छोटे राज्य। इसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर के गुर्जर प्रतिहार टूटेंगे। गुर्जर प्रतिहारों के टूटने से जो राज्य बनते चले जाएंगे उनमें होंगे चौहान।
ये पूरा का पूरा राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक का एरिया कौन कैप्चर कर लेंगे? चौहान। ये किसके फ्यूडल थे? गुर्जर प्रतिहारों के। चौहानों के बाद चंदेल, चंदेल इस एरिया में आपके खजुराहो कालिंजर वाले एमपी वाले रीजन में चंदेल निकल के आए। गहड़वाल, ये भी इन्हीं लोगों के सामंत थे। परमार एमपी। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इनके अंडर में ही जो साम्राज्य टूटे तो ये राज्य हमें उत्तर में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके अलावा आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे राज्यों में कलचुरी, साउथ इंडिया की बात करें अगर इस एरिया की तरफ, तो साउथ इंडिया में भी यही बनने लगे। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों को रिप्लेस कर दिया पल्लव ने, वो सॉरी राष्ट्रकूट आए, राष्ट्रकूटों को रिप्लेस कर दिया चालुक्यों ने। इसी तरीके से इस एरिया की बात करें तो पल्लवों को रिप्लेस कर दिया चोलों ने। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारा भारत का था एक डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम में बदल गया। यानी माना जाता है कि लगभग 36 ऐसे राज्य थे जो नॉर्थ इंडिया में निकल के आए और जो फ्यूडल स्टेट्स हुआ करते थे। यहीं आप पहले देख लें तो यहाँ से लेकर के पूरा एरिया गुप्तों का था अकेले, अब वहाँ पे छोटे छोटे राज्यों का जन्म हो गया। यानी कि पूरा का पूरा भारत किसमें बदल गया? एक डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम में जन्म ले लिया जिसमें छोटे छोटे पॉलिटिकल सेंटर्स निकल आए। परिणाम क्या हो गया? रीजनलिटी हावी हो जाएगी, रीजनल आर्किटेक्चर का जन्म होगा, रीजनल कल्चर डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट कई वैरायटियों में देखने को मिलता है। तो इस समय का जो वो टाइम पीरियड है इसमें हमें रीजनल कल्चर, रीजनल लैंग्वेज चीज़ों को विकसित होती हुई दिखती है। लेकिन अगर हम नेशनल यूनिटी की बात करें तो नेशनल यूनिटी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि ये सारे के सारे फ्यूडल्स थे छोटे छोटे, जिनको के बीच में हमेशा सीमाओं को लेकर के, अपने ईगो को लेकर के हमेशा लड़ाइयाँ बन चलती रहती थी। और इसीलिए हमारा ये पूरा इंडिया क्या हो चुका था? ये पॉलिटिकल सिस्टम पीक हो चुका था। ठीक, दूसरी चीज, रीजनलिटी इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी थी कि ये इंटरनेशनल इवेंट्स के प्रति पूरी तरीके से क्या थे, इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था कि बाकी हमारे वेस्टर्न पार्ट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे वेस्टर्न एशिया से लेकर के सेंट्रल एशिया तक, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था। ये लोग केवल लोकल आधार पे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसीलिए जब इस एरिया में इस्लामिक व्यवस्थाओं का एक्सपेंशन होने लगेगा, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होने लगेगा, तब भी इनको कोई खबर नहीं थी। और इसीलिए जो डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम है, इसने नॉर्थ इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम को जन्म दिया। यानी उत्तर भारत में कोई भी शक्तिशाली राज्य नहीं था। और इसी चीज का फायदा किसने उठाया? इसी का फायदा उठाया तुर्क कम्युनिटी ने। और इन्हीं तुर्क कम्युनिटी के अंतर्गत आप देखते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? भारत में दो महत्वपूर्ण अटैक से इन्वेशन होते हैं, जिनके अंतर्गत हम देखते हैं पहले कौन आएंगे? महमूद गजनवी, यानी कि गजनवी डायनेस्टी के लोग। इसके बाद गौर डायनेस्टी के लोगों ने आना शुरू कर दिया और भारत को धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया। और इन्हीं से दिल्ली सल्तनत की तरफ हम लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक, तो हमें जहाँ से शुरू करना है बेसिकली मिडवल को, वो यही है आपके, यानी कि गजनी डायनेस्टी से चीज़ों को स्टार्ट करना है। यानी कि 1000 से लेकर के पहले हम लोग देखेंगे 1206 तक का इतिहास। इस टाइम पीरियड में अगर हम इंडिया के मैप को देखें मान लीजिएगा आप ही भारत है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब यहाँ पे ये अफगानिस्तान में
गजनी, और यहां पे है गौर। ठीक, यहां पे गजनी और यहां पे गौर। तो 1000 तक आते आते 1000 तक आते आते गजनी जो डायनेस्टी है, गजनी डायनेस्टी का प्रभाव यहां से लेकर के ये अरावली मान लीजिएगा, अरावली, इस पूरे एरिया में किसका इम्पैक्ट था? गजनी डायनेस्टी का। यहाँ पे गजनी एम्पायर, और गजनी एम्पायर के टाइम पीरियड में ही इंडिया में एक वीक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, जहाँ पे यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डायनेस्टी थी हमारे यहाँ पे हिंदू शाही। ठीक, 1000 के समय यहाँ गजनी डायनेस्टी इस एरिया को कैप्चर की हुई थी, और इस एरिया में कौन सी डायनेस्टी थी? हिंदू शाही डायनेस्टी कश्मीर वाले रीजन पे काम कर रही थी। हिंदू डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी उदभांडपुर। ठीक, उदभांडपुर इनकी कैपिटल थी, और इस तरीके से यहाँ पे हिंदू शाही डायनेस्टी का राज्य था। हिंदू शाही डायनेस्टी की बात की अगर बात की जाए तो हरियाणा से लेकर के राजस्थान वाले रीजन तक और ये दिल्ली वाले रीजन तक, अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पे कौन? अभी चौहान डेवलप हो रहे थे। चौहानों की 3 ब्रांचेस थी यहाँ पे। इसके बाद कन्नौज वाले रीजन और इनकी बात की जाए तो यहाँ गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार थे। इस वाले रीजन की बात की जाए तो यहाँ चालुक्य थे। इस वाले रीजन की बात की जाए तो यहाँ भी चालुक्य थे। ये गुजरात के चालुक्य थे और ये कल्याणी के चालुक्य थे। इनके बाद इस रीजन की बात की जाए 1000 तक तो यहाँ चोल थे, और चोलों का इम्पैक्ट धीरे धीरे इतने बड़े एरिया में फैल चुका था। तो ये हमारे इंडिया का एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो यहाँ पे काम कर रहा था। बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में पाल डायनेस्टी थी। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ का एक पॉलिटिकल सिस्टम था। बाकी छोटे छोटे ढेरों यहाँ पे राज्य काम कर रहे थे। तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में ही गजनी डायनेस्टी ने हमारे यहाँ पे आना शुरू कर दिया। और आप देखते हैं कि देखेंगे हम लोग महमूद ने खैबर पास से एंट्री ली, और खैबर पास से एंट्री लेते लेते वो इन पूरे एरियाओं को जीतते हुए गुजरात से होते हुए कहाँ? वापस गजनी तक पहुंचा। तो इस तरीके से अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसमें गजनी डायनेस्टी के बारे में। गजनी डायनेस्टी, ये गजनी वंश। ठीक, गजनी डायनेस्टी पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस्लाम के बारे में 1-2 लाइनों में हम लोग समझेंगे। देखिए कि आप जानते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला में इस्लाम का जन्म हुआ, और इस्लाम का जन्म होने पे के बाद आपने देखा कि इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब के समय से खलीफा की परंपरा स्टार्ट हुई। खलीफा रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका काम था केवल धर्म की बातों को देखना, भाईचारे का राज्य था। इस्लाम में कोई पॉलिटिकल स्टेट की कल्पना तब नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे खलीफाओं ने क्या करना चालू किया?
इस्लामिक व्यवस्था का एक्सपेंशन करना चालू किया, और जो एक इस्लामिक राज्य था आपका, यानी कि जो रिलीजियस स्टेट थी जो भाईचारे या ब्रदरहुड पे आधारित थी, वो पॉलिटिकल होना शुरू हो गई। और लगभग पूरा वेस्टर्न एशिया, अरब के बाद सीरिया का दमिश्कस इनका सेकंड सेंटर बना। इसके बाद इस्लाम आपके कहाँ से ईरान, इराक जैसी जगहों को कैप्चर करता हुआ चला गया। ऐसे टाइम पीरियड में जब इस्लाम लगातार फैलता चला जा रहा था, तो आगे चल करके इस्लाम पॉलिटिकल हुआ, और इन्हीं पॉलिटिकल होने के क्रम में ईरान और इराक में एक खलीफाओं का राज्य आया जिनको हम कहते हैं अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफाओं का जो एम्पायर था वो हमारे यहाँ कहाँ तक, यानी आप कह सकते हैं कि अरल सी तक वाला एरिया अब्बासी खलीफाओं ने कैप्चर कर लिया। जैसे यानी कि ईरान, आज के जितने आप तान पढ़ते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाला रीजन, और साथ ही साथ उसको और पार कर जाइए ट्रांसऑक्शियाना के अंतर्गत, यानी कि कजाकिस्तान वाला एरिया भी उनके पास था। तो इतना बड़ा एरिया उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। तभी क्या था कि तुर्कमेनिस्तान वाली जगह पे एक ट्राइब रहती थी जिनको किसके नाम से जाना जाता था, तुर्क। तुर्कों की भी कबीलों के आधार पे कई जातियां थी, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे हम पढ़ते हैं आर्यों के बारे में कि आर्य शब्द थे, लेकिन कबीले के आधार पे आर्यों के अलग अलग नाम थे। तो वैसे भी तुर्कों के अपने कबीलों के आधार पे अलग अलग नाम थे, और तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन में तुर्क रहते थे। तो जब अब्बासी खलीफाओं ने सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो तुर्क लोग जो थे उस टाइम पीरियड के वो ट्राइब्स थे। तुर्क अच्छे हॉर्स राइडर थे, आर्चरी के मास्टर हुआ करते थे। तो कहते हैं कि तुर्कों ने क्या करना शुरू किया, तुर्कों की इनकम का कोई एग्रीकल्चर काम नहीं था, पूरी तरीके से पेस्टोरल सोसाइटी थी, यानी कि जानवरों को चराने का काम करते थे। इसके आधार पर इनकी व्यवस्थाएं चलती थी। तो जैसे ही यहाँ पे अब्बासी खलीफाओं का राज्य आया, तुर्क उनके स्टेट पे अटैक करने लगे। और तुर्कों ने जब अब्बासी खलीफाओं के यहाँ अटैक करना शुरू किया, तो अब्बासी खलीफाओं ने ही एक बात सोची कि क्यों ना हम तुर्कों को ही अपने यहाँ पे सैनिक के रूप में नौकरी दे दें और इनको ही तुर्कों के खिलाफ यूज करें। तो पहली बार तुर्कों का संपर्क किसके साथ हुआ, अब्बासी स्टेट के साथ हुआ, और अब्बासी स्टेट्स के अंदर इन लोगों ने नौकरी करना शुरू कर दी। अब्बासियों के यहाँ जब इन लोगों ने नौकरी करना शुरू कर दी, तो अब इन्हीं सैनिकों को किस रूप में जाना गया, इन्हीं सैनिकों को गाजी के रूप में जाना गया। ठीक, क्योंकि इन्होंने यहाँ आने के बाद क्या किया, जैसे जैसे अब्बासियों के संपर्क में आए, तुर्कों ने इस्लाम अपना लिया, क्योंकि अब्बासी खलीफा इस्लामिक व्यवस्था के थे। और जब तुर्क इनके यहाँ नौकरी करने लगे, अपना कोई धर्म नहीं था, तो तुर्कों ने कौन से धर्म को अपना लिया, इस्लाम को। और इस तरीके से तुर्क इनके यहाँ पे नौकरी करने लगे। अब्बासी खलीफाओं का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, और डिक्लाइन का फायदा इन्हीं में से एक तुर्क ने उठाया, जिसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन अब्बासी खलीफाओं के यहाँ गुलाम के रूप में काम करता था, और उसी ने क्या किया, इस एरिया में जब देखा कि ध्यान नहीं अफगानिस्तान में किसी का, तो उसने गजनी नामक जगह पे वहीं का अधिकारी था पहले, और उसने उस अपनी सोवरेनिटी डिक्लेयर कर दी, और इस तरीके से गजनी राज्य का जन्म यहाँ पे प्रारंभ हो गया अफगानिस्तान में। तो गजनी डायनेस्टी का जो फाउंडर है, ये पूछा जाता है, वो था अल्पतगीन। ठीक, अल्पतगीन। अल्पतगीन ने 932 एडी में गजनी में गजनी वंश की स्थापना की। ठीक, इट वॉज फर्स्ट स्टेट ऑफ तुर्क ट्राइब्स। ये तुर्क जनजातियों का पहला राज्य था गजनी, और गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, अलप्तगीन। ये कौन था, ये स्लेब था। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे अलप्तगीन में एक राज्य की स्थापना हो गई। पूरी तरीके से डेस्पोटिज्म या यहाँ पे निरंकुशता काम कर रही थी, क्योंकि इस एरिया में जो पावरफुल है वो राजा बनता था, यानी शक्ति ही राज्य का आधार थी। और ये पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक या डेस्पोटिज्म पे बेस्ड आपके एम्पायर थे। अलप्तगीन के कोई बेटा नहीं था, अलप्तगीन के पास भी बड़ी संख्या में स्लेव्स थे, और अलप्तगीन अब 977 तक अलप्तगीन इसी तरीके से राज्य करता रहा। ठीक, अलप्तगीन की डेथ हो जाने पे इसका एक स्लेव था जिसका नाम था सुबुक्तगीन।
ठीक, शुबुक्तगीन कौन था वो? ही वॉज स्लेव ऑफ अल्पगीन, वो अल्पगीन का दास था। ठीक, अल्पगीन का ये दास था। ठीक, सुब्तगीन ने 977 से राज करना चालू कर दिया और लगभग 996 तक, ये 997 तक वो राजा बना रहा। ठीक, तो सुब्तगीन ने धीरे धीरे क्या करना चालू किया? सुब्तगीन ने ही पहली बार अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी स्टार्ट की। ठीक, तो इसमें फर्स्ट टाइम he started southeast expansion policy and he captured होल अफगानिस्तान, यही कैप्चर्ड अफगानिस्तान। ठीक, इस तरीके से उसने अफगानिस्तान को जीत लिया। जब अफगानिस्तान तक वो पहुंच गया और उसने अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी शुरू कर दी, उस समय हिंदू शाही डायनेस्टी और इनकी बाउंड्रियां एक दूसरे के पास पहुंच गई और हिंदू डायनेस्टी का, शाही डायनेस्टी का उस समय राजा था जयपाल। In this period, Jayapal was king of Hindu Shahi dynasty. ठीक, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने इनके ऊपर 987 पे अटैक भी किया था उसने एडी पे, लेकिन अटैक सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक, इसके बाद जयपाल ने हिंदू राजाओं के एक ग्रुप को फॉर्म करने का प्रयास किया, जिसमें चंदेलों को इनवाइट किया गया था उस टाइम पीरियड में, जिसमें चंदेल, चौहान और प्रतिहार को। ठीक, लेकिन आपसी ईगो के कारण ये ग्रुप कभी फॉर्म नहीं हो पाया और इस तरीके से कहलाता है कि पहली बार और अंतिम बार ये ग्रुप बनाने का प्रयास था राजाओं का, जो हमें भविष्य में फिर दिखाई नहीं देता है। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और इसका बेटा महमूद गजनबी राजा बनता है और महमूद से ही रियल गजनी का इतिहास प्रारंभ होता है। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।